कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी विषय का पेपर लाओ। तो ये है आप लोगों का हिंदी विषय का पेपर और इस वीडियो में हम हिंदी का पेपर संपूर्ण उत्तर सहित कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो में 100% क्वेश्चन वही हैं जो आप लोगों के पेपर में आना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 विषय हिंदी, इसमें टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे और जो समय रहेगा वह 3 घंटे का रहेगा और जो अंक रहेंगे वह 75 अंक का पूरा पेपर रहने वाला है। निर्देश है तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है। चौथा, प्रत्येक प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न हो, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं और इनके उत्तर शब्द सीमा 30 शब्द हैं। पांचवा है प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न हो, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं और इसके उत्तर की शब्द सीमा 75 है। छठवां है प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न हो, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं और इसकी शब्द सीमा 120 शब्द है। सातवें प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न पहला सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो इसमें पहला है नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है? भक्ति काल की, प्रयोगवाद की, रीति काल की या श्रृंगार काल की? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों इसका राइट आंसर बी प्रयोगवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है गोपियों ने अपने भाग्य के चातुर्य के आधार पर किसको परास्त कर दिया? उद्धव को, ज्ञानी केशव को, ज्ञानी माधव को, मंगला प्रसाद पारितोषिक को? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन ए ज्ञानी उद्धव को। तीसरा है लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को रस कहते हैं, छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं, मुक्तक कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी छंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से कौन गुजरते थे? नेताजी, कैप्टन, हालदार साहब, पुलिस वाले? तो इसका जो राइट आंसर होने रहने वाला है वह है ऑप्शन सी हालदार साहब। पांचवा किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? अव्ययी भाव समास में, बहुब्रीहि समास में, कर्मधारय समास में, द्वंद्व समास में? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह है द्वंद्व समास में। छठवां है भोलानाथ का असली नाम क्या था? अमरनाथ था, रामानाथ था, तारकेश्वर नाथ, बटुकनाथ? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी तारकेश्वर नाथ। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो इसमें पहला है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस खालिस्तान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बालकांड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है अभिनय तत्व की प्रधानता खालिस्तान काव्य में होती है। तो अभिनय जो होता है ये दृश्य काव्य में होती है। तीसरा है खालिस्तान छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इसका चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौथा है लखनऊ को नवाबों का खालिस्तान कहा जाता है। तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। पांचवा है दो निकटतम स्वरों के मिल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। पांचवा है कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ खालिस्तान की तरह चमक रहे थे। तो चांदी की तरह, सोने की तरह। तो जो बर्फ होती है वह सफेद होती है, तो ये चांदी की तरह चमक रहे थे। देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो पहला है बादल निराला का प्रिय विषय है। बादल निराला का प्रिय विषय है, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां अद्भुत रस होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। तीसरा है लखनवी अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक है, तो ये असत्य हो जाएगा। चौथा है बिस्मिल्लाह खां उसका पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के बड़े साहब जादे थे, तो ये सत्य हो जाएगा। पांचवा है गागर में सागर भरना का अर्थ थोड़े में अधिक कहना है, तो ये असत्य हो जाएगा। और छठवां है हग्गे ने हिरोशिमा कविता लिखी थी, तो ये सत्य हो जाएगा। प्रश्न चौथा सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो इसमें है भोली आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर आत्मकथ्य हो जाएगा। ये इसका पहले का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है प्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध, तो अन्योक्ति अलंकार ये दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है काशी में चरण, तो काशी में चरण ये मरण ये तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है हिंदी की प्राध्यापिका, तो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, तो ये चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है वाक्य के प्रकार, तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, तो ये पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां है पहाड़, तो पहाड़ जो है ये गंदोक, तो ये छठवें का आंसर हो जाएगा। पांचवा है निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है एक फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में किस संस्कृति के निकट ले जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कृषि संस्कृति, तो इसका कृषि संस्कृति राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी आचार्य विश्वनाथ ने, तो ये आचार्य विश्वनाथ हो जाएंगे। राइट आंसर तीसरा है नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कौन सा चश्मा लगा दिया? तो यहाँ पर ये हो जाएगा सरकंडे का चश्मा लगा दिया। चौथा है शिवाजी शेर थे, वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखना है, तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति निहित है। पांचवा है मैया कौन से अनाज को अमानिया कर रही थी? तो धान के अनाज को मैया अमानिया
कर रही थी। छठवां है धर्मचक्र प्रेयर व्हील को घुमाने के पीछे कौन सी मान्यता है? तो इसमें जो पाप होते हैं वो घुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। प्रश्न छठवां रीतिकाल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो जो रीतिकाल है इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और अलंकरण की प्रवृत्ति होती है। अथवा है प्रगतिवादी काव्य के दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना के नाम सहित लिखिए। तो प्रगतिवादी काव्य जो है नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। तो नागार्जुन की युगधारा और केदारनाथ अग्रवाल की फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। प्रश्न सातवां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। दो रचनाएं और भाव पक्ष। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की दो रचनाएं हैं परिमल अनामिका, और जो भाव पक्ष है ये विद्रोह क्रांति के प्रति और आक्रोश आक्रोश, ये इनका भाव पक्ष है। प्रश्न आठवां है लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की दो विशेषताएं। तो इसमें जो वीर योद्धा होता है वह स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करता, और जो वीर होता है वह शांत और धैर्यवान होता है। अथवा कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है लिखिए। तो जो फसल है ये एक या दो नदियों का पानी का जादू नहीं, बल्कि करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। और दूसरा है सूरज की किरणों हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। प्रश्न नौवां फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? अथवा है मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है, लिखिए। प्रश्न 10वां है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा अद्भुत रस का स्थायी भाव एवं एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न 11वां दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। अथवा कोई दो महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। प्रश्न 12वां कहानी के 6 तत्वों के नाम लिखिए। अथवा उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, उनके दो उपन्यासों के नाम लिखिए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 13वां स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। प्रश्न 13वां स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो इसमें पहला दो रचनाएं और दूसरा है भाषा शैली। प्रश्न 14वां बाल गोविंद भगत की कवि पर श्रद्धा के रूपों में प्रकट हुई है, लिखिए। अथवा है सहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। प्रश्न 15वां है हलदार साहब कौन सी बात पर भावुक हो उठे। अथवा है नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी को अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 16वां है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें पहला ईश्वर में आस्था रखने वाला और दूसरा है आंखों के सामने। अथवा है दिए गए वाक्यों को पहचान कर उनके सामने वाक्य का प्रकार लिखिए। सुनीता बाजार जाओ, दूसरा है शायद आज बारिश होगी। प्रश्न 17वां भोलानाथ और उसके साथी किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई उपहारदार पालकी को देखकर क्या चिल्लाने लगते थे। अथवा लेखक आज्ञा के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो ये काव्य कविता दी हुई है, तो इस कविता का संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ लिखना है। अथवा है तुम ये काव्य दिया है तो इसके भी हमको संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ बताना है। प्रश्न 19 में निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये गद्यांश दिया हुआ है और इसका हमको संदर्भ और प्रसंग सहित अर्थ लिखना है। अथवा है कार्तिक आया नहीं, ये भी एक गद्यांश है, इसका भी हमको संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ लिखना है। प्रश्न 20 में अगरबत्ती विक्रय हेतु एक आकर्षक सार अगरबत्ती विज्ञापन बनाकर लिखिए। अथवा वार्षिक परीक्षा समीप है, इस विषय पर शिक्षक एवं छात्र के मध्य संवाद लिखिए। प्रश्न 21 है निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्य पद्य पद्यांश, इसको पढ़कर हमको ये जो प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों के आंसर लिखना है। अथवा ये भी एक गद्यांश या पद्यांश है, तो इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। और ये जो गद्य प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों के आंसर देना है। प्रश्न 22 में स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्रचार को आवेदन पत्र लिखिए। अथवा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। प्रश्न 23 में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार गर्भित निबंध लिखिए। तो इसमें टॉपिक है जल है तो कल है, पर्यावरण संतुलन तो स्वस्थ रहे जीवन, मोबाइल का जीवन में बढ़ता प्रभाव, जीवन में खेलों का महत्व, 5वां है कंप्यूटर शिक्षा। तो इन 5 विषयों में से हमको किसी भी एक विषय पर